नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ मीना अग्रवाल जी की कहानी कोहरा। चाय साहब। उह, बेकार जगा दिया सवेरे सवेरे। आज रहने ही दिया होता चाय को, पर ट्रे तो रखी जा चुकी थी। बिस्तर पर उठकर धीरे धीरे प्याले में चीनी घोलने लगा। एक सिप ही ली थी कि कुनैन जैसी अनुभूति हुई। चीनी और डाली, फिर और डाली। आधे से अधिक प्याला चीनी से भर गया। चाय और भी स्वाद विहीन हो गई। मंजू नहीं थी ना, उसके बिना चाय अब नहीं पी जाएगी। नहाना धोना सब कुछ स्वयं करना था। आदेश देने वाली के अभाव में वह गुस्ताखी करना चाहता था। कुछ भी व्यवस्थित न हो, पर मशीन सा सब कार्य समय पर करके निपट गया। खाने के लिए मना कर दिया। केवल भोजन के लिए इतनी दूर आना मूर्खता होगी। सवेरे की कड़वी चाय के स्वाद से भी जीभ चिपचिपाने लगी। मंजू ने आभूषणों को लॉकर में रखने के लिए भी तो कहा था, साथ ही लेता जाऊंगा। नहीं, अब देर हो गई। कल रविवार है, परसों सही। रविवार का लंच सिन्हा साहब के यहाँ था। समय अच्छा कट गया। उनकी छोटी बेबी लाल फ्रॉक में कितनी प्यारी लग रही थी। बराबर उनका मन उलझाए रही। अपने कटे बालों को बार बार ऊपर ढकेल कर हंस पड़ती तो लगता मानो हजारों गुलाब झड़ रहे हों। हाँ, मिसेस सिन्हा बड़ी बोर हैं। व्यस्तता का ऐसा दामन ओढ़े रहेंगी कि आने वाले को संकोच होने लगे। मंजू भी तो करती है काम, लेकिन शायद उसका आधा शरीर रसोई में रहता है, आधा अतिथि के पास। संध्या को टेलीविज़न खोल दिया। बच्चों का कार्यक्रम आ रहा था। इधर उधर खोजने लगा, जैसे नन्हे मुन्ने कहीं छिपे हुए हों। फिर स्वयं ही हंसने लगा अपनी उतावली पर। परिवार नियोजन के युग में 2 वर्ष कोई ज्यादा है। अभी तो कितनी बचत कर लेते हैं। बचत की बात सोचते ही लॉकर की याद आ गई। सेब खोलकर पैकेट बनाने लगा। बड़े डिब्बों में से सब छोटे डिब्बे में किया। बीच वाले खाने में एक और मोती की एक माला पड़ी थी। इस खाने में मंजू के कीमती इत्र और प्रसाधन आदि सजे रहते हैं। कितनी लापरवाह है। कोई चीज कहीं, कोई कहीं। माला को उठाते समय बसंती रंग का एक रुमाल भी उसके हाथ में आ गया। छोटी छोटी गुलाब की कलियों और हरे रंग की नरम पत्तियों के वितान में एक कोने में आलोक गुप्त कढ़ा हुआ था। रुमाल देखकर निरंजन धक्क से रह गया। यह नाम परिचितों में किसका है? नहीं, किसी का भी नहीं है। फिर किसका नाम होगा यह? प्रश्नों के घेरे चारों ओर फैल गए। तिजोरी में मोती की माला के नीचे बहुत ही जतन से रखा हुआ और रुमाल घृणित सा लगने लगा। यही माला तो मंजू सबसे अधिक पहनती है। क्या इस नाम के आभास को सदैव चोरी चोरी समीप रखने के लिए? मेरी अनुपस्थिति में वह इसका स्पर्श करती होगी, इसी में समाये हुए प्रेम रस को पीती होगी, इसकी स्मृति का त्योहार मनाती होगी। आंखों की कोरों से आंसुओं को पोंछ पोंछ कर विगत में विहार करती होगी। वन पाखियों के क्रंदन जैसी आवाजों से उसका मन भर उठा। संतुलन टूटने लगा। सेफ में रखी सुगंधों में से सड़े गले कूड़े की बू आने लगी। यह तिजोरी न जाने मंजू कितनी बार खोलती है। उफ, प्रत्येक बार वह आलोक गुप्त के नाम की मीठी वंशी सुनती होगी। तकिए में मुंह छुपाकर वह सुन लेट गया। वाह भाई निरंजन, खूब दम भरते थे पत्नी का। लाखों में एक है, हर दम उसी पर प्राण न्यौछावर करने वाली। जरा सी खांसी, सिर दर्द में रातों जागने वाली, चिंताओं और कष्टों को स्वयं ओढ़ लेने वाली, करुण कोमल कमलिनी सी। न जाने कब से बाहर झमाझम मेघ बरस रहा था। बालकनी में रखी मेज पर छत में से बूंद बूंद पानी चूकर टप टप की ध्वनि से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। मन में जैसे कील ठोंक रहा हो। सिरहाने की मेज पर सूखी टहनियों और झरबेरी की सूखी गोलियों से सजा आधुनिक फूलदान थोड़ा थोड़ा मंजू के वहां होने का भ्रम उत्पन्न करने लगा। पतली पतली डंडियों मानो मंजू की कलात्मक अंगुलियां हों, और सुनहरे रंग से रंगी गोलियां, उसमें पहनी हुई अंगूठियां अनेक प्रेमियों द्वारा पहनाई गई। कॉलेज का मीत होगा शायद। उन दिनों का प्रेम भी कोई प्रेम है?
उसे इतना संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता थी? मैं भी तो हृदय हार बैठा था। भुवन मोहनी सी बेला बोस की खिलती मुस्कान और काली आंखों में कहीं गहरे जा बैठा था। जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई थी, अनेक संध्याएं अमराइयों में स्वाहा कर दी थीं। चंदायन की ओट में नौका विहार, पिकनिक, कॉलेज जीवन के प्रेम की सभी रस्में अदा की थी मैंने। फिर एकाएक सब छोड़ दिया था। बेला सिसकती रही थी, गंगा में डूब जाने को कहती थी, जीवन भर तपस्विनी बन जाने की धमकी देती थी, पर मैं मौन रहा। बेला की तरह मुझ में जोगी बनने की क्षमता नहीं थी। पढ़ाई में भी उसके कारण पिछड़ गया था। फिर जीवन भर क्या वैसे ही जीता? एक मालदार की इकलौती पुत्री से विवाह होने जा रहा था, कैसे न करता? बेला दुनिया की भीड़ में न जाने कहाँ खो गई। संभव है कहीं मेरी यादों के सहारे जीती हो। कितना बेचारा निकला मैं। न माया मिली न राम। वह मालदार सगाई टूट गई। फिर मंजू आई, ससुर जी के प्रयत्न से अच्छी नौकरी भी पा गया। कितनी दगाबाज निकली। निहोरे कर कर के खिलाएगी, भोजन को भोजन न कहकर रोमांस की संज्ञा देगी, पकवान बनाएगी, हर समय प्रेम की फुहारें छोड़ेगी, नाटक रचेगी और माला फेरेगी आलोक की। उसे मंजू पर क्रोध आने लगा। एक तो सप्ताह भर के लिए स्वयं चली गई, ऊपर से मुझे जला गई। स्वयं ही रख जाती तो क्या बिगड़ जाता? मैं अपनी प्रीति की दुनिया में सदैव जीता तो रहता। पर कहते हैं ना, 100 दिन चोर के 1 दिन शाह का। कितना छिपा कर रखा था तिजोरी में, जैसे अनमोल रत्न हो। मन हुआ बंदर की तरह दांत से दबाकर इसकी धज्जियां उड़ा दे, सेमल की उड़ती फुनगियों की तरह हवा में बिखेर कर मंजू के इस बेतुके प्यार की खिल्ली उड़ा दे। पर फिर प्रमाण कहाँ से आएगा? सपने में भी न जाने कहाँ कहाँ फिरता रहा। सुबह उठा तो तन मन पर आलस छा रहा था। चाय के साथ नौकर ने अखबार ला कर दिया। उचटती दृष्टि से मोटी मोटी सुर्खियां देखकर अखबार मेज पर डाल दिया। गत रात की भावना ने फिर जोर पकड़ा तो बरबस उसे ढकेल कर बाथरूम में घुस गया। 9 का घंटा सुनकर जल्दी जल्दी शेव करके बाहर आया तो पोस्टमैन ने एक लिफाफा दरवाजे की दरार से भीतर डाला। पत्र मंजू का था। दिल की धड़कन न जाने क्यों बढ़ गई। पत्र तो करीब करीब रोज ही भेजती थी वह। कंधे का तौलिया कुर्सी पर डालकर पत्र खोला। मंजू ने लिखा था, मुन्ना अभी भी बहुत ही दुर्बल है, भाभी भी कमज़ोर हो गई हैं। किसी अच्छी आया के मिलते ही मैं पहुंचूंगी। एक दिन के लिए आओ ना, भाभी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। मैं भी दिए में बिना तेल की बाती जैसी हूँ। बिना तेल की बाती कितना ढोंग कर सकती है। सब त्रिया चरित्र है। सलोने पुरैन के पात ऐसे, चिकने मुख के भीतर कैसा हृदय धरा है, कलुषित, गंदा, आकृति विहीन सा। आमोद प्रमोद में बिताए ढेरों क्षण घटा घोप अंधेरे की तरह फैलकर त्रास देने लगे। कोने में कैक्टस सजा रखे हैं, सावधानी से बूंद बूंद पानी डालती है कृपण की तरह। ये मरुस्थलवासी, इन्हें नमी की क्या आवश्यकता। सारा हृदय रस मुझ पर लुढ़काती है ताकि मैं इतनी अधिक सिंचाई के बिना कहीं का ना रहूं। कितनी चतुर है। चारों ओर से बांध बनाकर समेट रखा है, कहीं से नहीं निकलने देती। पर अब कठोर घेरे को बींधकर छिद्र बन गया है, जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। पहली भेंट से ही मैं तो मंजू में खो गया था। बेला, इकलौती पुत्री, सब स्मृति से छिटक कर दूर हो गई। इतना क्यों बांधा मंजू ने मुझे? मन में समाई पीर को ऐसे दबाए रही जैसे मैं कोई बेगाना हूं। कह देती तो स्वयं हल्की हो उठती। और आज मैं त्रसित सा पूरा पत्र पढ़ने लगा। शब्द जैसे कोहरे में डूबे पड़े हों। आंखें डबडबाने लगी। छी, पुरुष होकर रोओगे? क्या तुमने प्रेम नहीं किया था? तुम पुरुष थे, छोड़ बैठे, भुला बैठे। नारी, उसको विधाता ने ऐसा हृदय कहाँ दिया कि बिसरा दे कभी की टपकी किसी अमृत की बूंद को। वह जीवन भर उसका स्वाद चखती रहती है।
आगे लिखा था, मुन्ने का कुर्ता पहनाने की रस्म आपके आने पर होगी, छुट्टी ले लीजिएगा, नया टेरिलिन का सूट और टाई अवश्य ले आइएगा। इसके बाद मुन्ने के आँख नाक रंग का विस्तार से वर्णन लिखा था और फिर लिखा था, मुन्ने का नाम आलोक, और हाँ, झबला में ले आई थी, रुमाल वहीं रह गया था सेफ में, लेते आइएगा। आगे नहीं पढ़ा गया। मानस मंथन से आए श्रम बिंदुओं को पोछा। तृप्ति की सांस लेते लेते सचमुच 2 आंसू लुढ़क पड़े, जैसे मन में अनायास ही छाए अवसाद को बहा रहे हों। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।